Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online classes of physics grade 11. Dear students, today we are going to discuss the conceptual questions of chapter waves. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने वेव्स और उसकी टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस किया कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, स्टैंडिंग वेव क्या है, लूप, नोड, एंटी नोड ये क्या होती हैं, और इसके अलावा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखें। इन फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में आप फ़र्क बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसके लिए आप दो इस तरीके से पार्ट्स बनाएं। प्रोग्रेसिव वेव उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़, और जो स्टैंडिंग वेव है उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और साथ ये उसकी रिलेटिव फिगर्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव वेव जैसा कि नाम से जाहिर है ये वो वेव होती है जो एक जगह से दूसरी जगह चलती है, वेव मूव करती है। तो प्रोग्रेसिव वेव जो है वो प्राइमरी वेव्स होती हैं या सिंगल वेव्स होती हैं। प्राइमरी और सिंगल वेव्स आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। दे कंटेन क्रस्ट एंड ट्रफ, उनके क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। जिस तरह ये ऊपर वाले पोर्शन को क्रस्ट कहते हैं और ये नीचे वाले पोर्शन को ट्रफ कहते हैं। तो ये आपके पास एक वेव है, सिंगल वेव। सिंगल वेव ये होती हैं, मूव करती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी लेके जाती हैं, और इसके क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं। दे ट्रांसफर एनर्जी डायरेक्टली, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आगे ट्रांसफर कर देती हैं डायरेक्टली। जितनी भी ये प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो तमाम की तमाम मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस ग्रुप में आते हैं। जितने भी मैकेनिकल वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सब की सब प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स में रस्सी वाली वेव्स आ जाती हैं, पानी वाली वेव्स आ जाती हैं, साउंड वेव्स आ जाती हैं, और हीट, लाइट वगैरह, रेडियो वेव्स, वो सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। तो ये सब की सब प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें प्रोग्रेसिव वेव्स सिंगल वेव को कहा जाता है। इसके मुकाबले में जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है, स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो मूव करती हुई नज़र आपको नहीं आती, यानी कि वो एक ख़ास लेंथ के अंदर, ख़ास रीजन के अंदर ही आगे पीछे वाइब्रेट होती हैं, लेकिन वो आगे एनर्जी को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करती। स्टेशनरी वेव्स आर कंपोजिट वेव्स। कंपोजिट का मतलब होता है वो वेव जो कम से कम दो या फिर दो से ज़्यादा सिंगल वेव्स से मिलकर बनती हैं। स्टेशनरी वेव्स कंटेन लूप्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स। ये देखें, इसमें लूप्स बनते हैं। ये एक वेव है अप एंड डाउन, और ये दूसरी वेव है डाउन एंड अप। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो क्रस्ट के मुकाबले में ट्रफ आ जाता है, ट्रफ के सामने क्रस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये जो दायरे बनते हैं, इसको डियर स्टूडेंट्स हमने अच्छा खासा एक्सप्लेन भी किया था अपने टॉपिक्स में। इन दायरों को लूप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप्स। तो ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, तो ये दो लूप्स की वेव बनी हुई है। इसके साथ अगर यहाँ पे तीसरा होता तो लूप नंबर 3, यहाँ पे लूप नंबर 4। लूप्स की तादाद कुछ भी हो सकती है। दे आर कंपोजिट वेव्स, दे कंटेन लूप्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, ये नोड है, ये नोड है। जबकि एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर मीन या सेंट्रल लाइन से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है, दे डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी डायरेक्टली, वो डायरेक्टली एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, क्योंकि एनर्जी सिर्फ जहां से जितने टोटल नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो एनर्जी सिर्फ इस रीजन के अंदर ही आगे पीछे वाइब्रेट करती रहती है। वो एनर्जी इस पॉइंट से आगे या इस पॉइंट से पीछे नहीं जा सकती। तो ये सिर्फ इस रीजन के अंदर, इस इलाके के अंदर, इस रेंज के अंदर ही एनर्जी आगे पीछे वाइब्रेट करेगी, वो बाहर नहीं जाएगी एनर्जी। तो ये डायरेक्टली एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती। ओनली मैकेनिकल वेव्स आर पॉसिबल, ये सिर्फ मैकेनिकल वेव्स ही स्टेशनरी वेव्स बना सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टेशनरी वेव्स नहीं बनती, ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स बना सकती हैं। जैसे
रस्सी के ऊपर वेव्स अगर स्टेशनरी उनको बनाएं तो बन सकती है, साउंड वो भी मैकेनिकल है उसकी बन सकती हैं, वाटर वेव्स में बन सकती हैं। तो जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं सिर्फ वही जो है स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को आप डिफाइन करें कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाइब्रेशंस होती हैं जिससे प्रोपोगेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होती है उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन भी होती है। आप इसकी एग्जांपल ले लें साउंड की। साउंड और स्प्रिंग वेव्स लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल हैं। देखें, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क को जब किसी रबर पेड़ के ऊपर हिट किया जाता है तो उसकी प्रोंग या उसका एक ब्रांच आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है तो साउंड भी उसी डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट करती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसकी एग्जांपल है साउंड वेव और स्प्रिंग वेव। ट्रांसवर्स वेव को देखें। ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स इन विच वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स में वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप रस्सी की एग्जांपल लें। फर्ज करें ये कोई रस्सी यहाँ पे दीवार के साथ बांधी हुई है, आप रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप इस रस्सी को ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। अब देखें, वाइब्रेशन अप एंड डाउन है जबकि वेव आगे की तरफ जा रही है। तो प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है, वाइब्रेशन ऊपर नीचे है, अप एंड डाउन। तो वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, यानी उनमें 90 का एंगल बनता है। इसकी एग्जांपल्स हैं स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, लाइट और हीट वेव। जितनी भी वेव्स हैं वो सब की सब ट्रांसवर्स होती हैं, ये वाली स्ट्रिंग वेव्स, वाटर वेव और लाइट और हीट और रेडियो वेव्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो, वो तमाम की तमाम वेव्स क्या कैरी करती हैं? एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करती हैं। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्ट्रिंग वेव के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर वेव भी मैकेनिकल एनर्जी को लेके जाती हैं, लाइट जो है वो रोशनी को लेके जाती हैं, हीट जो है वो हीट वाली एनर्जी को लेके जाती हैं, रेडियो वेव जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो डेटा भी एनर्जी होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सक्लूडेड है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बजाय हम क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे। 4 जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स भी कर सकते हैं और वो कैंसल आउट भी कर सकते हैं। तो जब 2 वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं तो वेव्स के पास तो एनर्जी होती है, वो एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि वो एनर्जी कहाँ चली गई? क्या एनर्जी ज़ाया हो जाती है? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत है? तो ये क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में है। When waves cancel out each other, जब 2 वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, their energies cannot be cancelled। याद रखें, उनकी एनर्जी जो है वो कैंसिल नहीं होती। their energy is transferred to surrounding। तो आसपास या सराउंडिंग को वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है और आसपास में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वायलेट नहीं होता। सम एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड, और कुछ एनर्जी साउंड भी प्रोड्यूस कर सकती है। सम एनर्जी कैन ट्रांसफ़र एज हीट टू एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होगी। तो याद रखें, व्हेन 2 वेव्स कैंसल आउट ईच अदर दे कैन ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर और एयर मॉलिक्यूल्स और साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड according to law of conservation of energy. Now question number 5, in constructive interference, dear students, interference of waves का मतलब है जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ मिलकर यानी कंबाइन होते हैं तो इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंडिविजुअल वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड कम होता है वो मिलकर एक बड़ी वेव बनाती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहती है, सिर्फ एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 वेव्स
का दो वेव्स इस तरह एक दूसरे के साथ मिलती हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ आमने सामने आ जाते हैं, तो क्रस्ट ट्रफ को कैंसिल करेगा, इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट आमने सामने होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको तो ये इसका देखें, इसका एम्पलीट्यूड अप है, इसका एम्पलीट्यूड डाउन है, तो अप को आप पॉजिटिव समझें, डाउन को आप नेगेटिव, तो इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव एक दूसरे को जीरो कर लेते हैं, तो ये कोई वेव आपके पास फिर नहीं आएगी। ठीक है। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू आर मोर वेव्स कंबाइन सच दैट, दो या दो से ज्यादा वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस तरह कंबाइन होते हैं कि ऑल क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स प्रोड्यूस इन फेज। फेज का मतलब एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम में इकट्ठे पैदा होना। आप इसको देखें, फर्ज करें दो वेव्स हैं, वेव ए और वेव बी। वेव ए का ये क्रस्ट है, बी का ये क्रस्ट है। अब देखें दोनों वेव्स का क्रस्ट एक जगह पर हैं, ट्रफ एक जगह पर हैं, क्रस्ट एक दूसरे के अप एंड डाउन आ रहे हैं, ट्रफ के साथ आ रहा है, क्रस्ट के साथ, तो दोनों मिलकर अप डाउन हो रहे हैं, तो इसको फेज कहते हैं जब ये कदम से कदम मिला के चलते हैं। देखें, फेज का आप एग्जाम्पल ले लें, जिस तरह फौजी जो है वो परेड करते हैं, तो वो अपना राइट फुट और लेफ्ट फुट वो इकट्ठे जो है वो परेड में मारते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक फौजी जो है वो दायां पांव उठा के लगाता है तो दूसरा बायां, वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। तो जिस तरह डिसिप्लिन में फौजी राइट स्टेप और लेफ्ट स्टेप इकट्ठे बजाते रहते हैं, इकट्ठे मारते हैं, तो उसको हम इन फेज कहते हैं। तो वो इसको कहते हैं कदम से कदम मिला के चलना। वेव ए अगर अप है तो बी भी अप है, वेव ए डाउन है तो बी भी डाउन है, दोनों इकट्ठे अप इकट्ठे डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसको इन फेज कहते हैं, जबकि ये आउट ऑफ फेज है। वेव ए का अप आ रहा है, वेव बी का डाउन आ रहा है, तो अप और डाउन कैंसल आउट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट और ट्रफ इन फेज होते हैं, यानी कि वो इकट्ठे क्रस्ट बनाते हैं और इकट्ठे ट्रफ बनाते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक का क्रस्ट बनेगा दूसरे का ट्रफ बनेगा, इसको आउट ऑफ फेज कहते हैं कि वो कदम से कदम मिला के नहीं चलते। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू आर मोर वेव्स कंबाइन सच दैट ऑल क्रस्ट एंड ट्रफ्स प्रोड्यूस आउट ऑफ फेज, कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के सामने आ जाता है, एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के सामने आ जाता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट और ट्रफ आमने सामने होने की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास कोई वेव नहीं आती, नो वेव। ये डिस्ट्रक्टिव वाला केस है, ये कंस्ट्रक्टिव वाला केस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि व्हाट आर नोड्स एंड व्हाट आर एंटी नोड्स, के स्टेशनरी वेव्स में हमने लूप्स, नोड्स और एंटी नोड्स की बात की। ये पूछ रहा है कि नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं। तो देखें, नोड्स आर द पॉइंट्स इन स्टेशनरी वेव्स हुज एम्पलीट्यूड इज जीरो। ये पॉइंट है नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड। अब नोड वो पॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं करते, जो इस सेंट्रल लाइन के ऊपर ही रहते हैं, उनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है। जबकि आप एंटी नोड को देखें, एंटी नोड जो है वो सेंट्रल लाइन से या मीन लाइन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होते हैं। Nodes are the points in stationary waves whose amplitude is zero and antinodes are the points whose amplitude is maximum। और इनको number of loops कहते हैं। How many loops are there? 3। इसमें 3 loops हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 loops हैं। ठीक है, तो these are the concepts of node and antinode। Dear students, now question number 7 कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज़ ट्रांसवर्सली वाइब्रेट करे लेकिन उससे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हों? यस, इट इज़ पॉसिबल। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है गिटार। गिटार की ये जो तारें होती हैं, जिनको वो प्लेयर इन तारों के साथ छेड़ रहा होता है, इन तारों को जब प्लग करेगा तो इन तारों के ऊपर ये ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन साउंड हमें बाहर सुनाई देती है, म्यूज़िक की आवाज़ हमें बाहर सुनाई देती है। तो इसका मतलब कि ये जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, गिटार के जो फाइबर्स होते हैं, जो रस्सियाँ होती हैं, जो धागे होते हैं, नायलॉन वाले धागे होते हैं, उनको जब छेड़ते हैं तो वो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं ट्रांसवर्स, और प्रोपोगेशन वेव की आगे हो रही है, लेकिन उसकी वजह से जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो बाहर की हवा के अंदर साउंड प्रोड्यूस कर देती हैं। क्लियर? यस, इट इज़ पॉसिबल दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सली
कैन प्रोड्यूस साउंड विच इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो चीज़ जो ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रही हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर सकती है। कंसिडर द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, आप गिटार के इस वायलिन के इस तार को आप कंसिडर करें। व्हेन इट इज़ प्लक्ड, जब इस तार को छेड़ा जाता है, प्लग किया जाता है, क्लिक किया जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस्ड अलोंग द वायर, उस तार के ऊपर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ड्यू टू स्टेशनरी वेव्स, वो ट्रांसवर्स वेव्स फिर बाद में स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं उस तार के अंदर। ड्यू टू स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रिंग लूप्स आर फॉर्म्ड, लूप्स बन जाते हैं, नोड्स बन जाते हैं, एंटी नोड बन जाते हैं। दीज लूप्स प्रोड्यूस प्रेशर डिफरेंस इन एयर, और उसके वो जो स्टेशनरी वेव्स तो इन तारों के अंदर बनते हैं, लेकिन बाहर तो एयर मॉलिक्यूल है, तो ये एयर मॉलिक्यूल को भी अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं। तो दीज लूप्स प्रोड्यूस प्रेशर डिफरेंस इन एयर, तो एयर के ऊपर ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो एयर मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं। तो वी हियर ए साउंड, तो हमें वो म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये पॉसिबल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कि साउंड वेव्स जो हैं वो सॉलिड्स में क्यों ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं बजाय गैसेस के। ये हम पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव की स्पीड गैसेस के अंदर, हवा के अंदर कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकंड, लेकिन पत्थर, स्टील या वुड, इन सॉलिड चीज़ों में साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों पॉसिबल है। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में साउंड की रफ्तार ज़्यादा होती है देन गैसेस या एयर के मुकाबले में। द रीज़न इज़ दैट, उसकी वजह यह है कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज़ मच ग्रेटर देन गैसेस, के सॉलिड चीज़ों की इलास्टिसिटी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय, हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू गेमा e डिवाइडेड बाय रो। गेमा जो है ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, ई इलास्टिसिटी है, और रो जो है वो डेंसिटी है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर। सिंस ई इज इलास्टिसिटी विच इज ग्रेटर देन गैसेस इलास्टिसिटी, ई जो है वो इलास्टिसिटी है, सॉलिड की इलास्टिसिटी गैसेस की इलास्टिसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है, और ये है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है, इलास्टिसिटी न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका आंसर भी ज़्यादा आएगा। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन सॉलिड। ये आपको एक हल्का सा एक इशारा देने के लिए कि इलास्टिसिटी रेंज फॉर सॉलिड्स इज़ 10 पावर 9 पास्कल, जिसको गीगा पास्कल्स कहते हैं। सॉलिड्स के लिए इलास्टिसिटी का जो कांस्टेंट है वो गीगा पास्कल्स यानी 10 पावर 9 पास्कल्स में होता है, जबकि इलास्टिसिटी रेंज फॉर गैसेस की जो इलास्टिसिटी होती है उसकी रेंज लेस देन 1 होता है। अब देखें ये लेस देन 1 यानी 0.5, 0.3, 0.2, आमतौर पर 0.2 के लगभग होता है, तो 1 से कम। गैसेस के लिए एक क्वांटिटी 1 से कम है, जबकि सॉलिड के लिए वही क्वांटिटी 10 टू द पावर 9 है। तो आप सोचें ना कि सॉलिड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ज़्यादा इस वजह से आती है, क्योंकि इलास्टिसिटी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। क्लियर? ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज़्यादा हो जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अकॉर्डिंग टू साउंड स्पीड फार्मूला v इज इक्वल टू गेमा e ओवर रो की जगह पर मैंने p ओवर रो लिखा, क्योंकि वो न्यूटन के फार्मूले में e किसके इक्वल आ रहा था, p के। तो आप इसको p ओवर रो लिख सकते हैं। p प्रेशर है, रो डेंसिटी है, इसको आप कहें इक्वेशन नंबर 1। अब हम जनरल गैस लॉ को यूज करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखा जा सकता है। एन अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं, हम 1 मोल की बात करें तो पी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय वी हो जाएगा। ये जो डेंसिटी है ये हमने जो है वो पीछे हमने इसको फैक्टर्स में इसको इस चीज़ को सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का ये फार्मूला पॉसिबल है। v इज इक्वल टू गेमा आर टी बाय एम। गेमा भी कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, अगर m को भी कांस्टेंट लिया जाए तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t
स्क्वायर रूट बन जाता है। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्या ये पॉसिबल है कि खिला के अंदर, वैक्यूम के अंदर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स वो अपने हेलमेट्स हटाकर एक दूसरे से बराह रास्त बात कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट वो बंदे होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, रॉकेट्स में बैठकर स्पेस में जाते हैं, मार्स के ऊपर, मून के ऊपर या किसी और स्टार के ऊपर रिसर्च करने के लिए जाते हैं। It is not possible for astronauts to talk directly with each other by removing their helmets. वो अपने हेलमेट उतार कर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। The reason is that, उसकी वजह यह है, there is no air on moon or in space. चांद के ऊपर या स्पेस के ऊपर जो है वो कोई हवा नहीं होती, और साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है जिसको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है। अब वहाँ पर एयर नहीं है तो साउंड जो है वो, एक बंदा चाहे जितना ज़ोर से चीखता रहे, दूसरे बंदे को उसकी आवाज़ नहीं आएगी। साउंड इज़ मैकेनिकल वेव, इफ़ एयर इज़ नॉट प्रेजेंट साउंड कैन नॉट ट्रेवल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये एक बात याद रखें, देखें सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन डिफ्यूजन इनटू हीलियम है, यानी हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होती है तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बहुत बड़े बड़े अजीम किस्म के धमाके होते हैं, इतने इंटेंस साउंड के धमाके होते हैं कि अगर वो धमाके अगर ज़मीन पर हमें सुनाई दे दें तो हम लोग उन धमाकों की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकें। लेकिन सन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स के जो धमाके हो रहे हैं तो उसकी साउंड ज़मीन तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हमारे और ज़मीन के, अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल through vacuum. That is why we cannot listen the sound of explosions. Dear students, please make them the part of your course, and please write down your assignment papers. Thank you very much.